संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं होगी। इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारी कौन से होते हैं? मंत्रिपरिषद। यानी कि राष्ट्रपति किसकी मदद से काम करता है? मंत्रिपरिषद की मदद से काम करता है। तो पहला आर्टिकल आपको वापस ध्यान रखना है। 52 में क्या कहा गया है कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और 53 के बाद आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में कहा गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कौन से मेथड के माध्यम से राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा। और 55 में कहा गया है 55 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। निर्वाचन पद्धति का मतलब हो गया कि कौन से मेथड के माध्यम से राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा। और 55 में कहा गया निर्वाचन मंडल यानी कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। इनको सबको डिटेल में देख रहे हैं। पहले एक आर्टिकल के तौर पे समझ लेते हैं। 55 के बाद अगला कौन सा है? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर बना है। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। इतने तो आपको आर्टिकल 56 लगे और भी आगे हैं, तब इसको देखते हैं। यहाँ तक क्या है? 52 में कहा गया कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में लगाना है? आपने लगाना। क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में कहा गया? कौन सा हो जाएगा? 53 हो जाएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति 54 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 55 में, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कौन से अनुच्छेद में? 56। अभी कोई एक करके देख लेते क्या होता है। ये बात भी समझ रहे हैं कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा, कोई किसी तरीके कोई डाउट नहीं। 53 का पूरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग, जिनका मतलब उन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करेगा। अधीनस्थ अधिकारी तो या तो अपने आप करेगा उन शक्तियों का प्रयोग, और अपने आप नहीं करेगा तो किनकी मदद से करेगा? अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करेगा। ये बात रहेगी आर्टिकल 53 में। तो जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वे कौन होते हैं? अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनकी मंत्रिपरिषद। जितने भी मंत्री होते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। और मंत्रिपरिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 74 और 75। अब इनको डिटेल में अलग से देख लेंगे। थोड़े प्रावधान अनुच्छेद 78 में भी है। तीन आर्टिकल किससे संबंधित ध्यान रखते हैं? मंत्रिपरिषद से। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस मेथड के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होती है, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। बताया था इससे पहले अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक ऐसा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट किसको कहते हैं? बताया था कि डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट जो किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा, मंत्री के द्वारा। हमने किसी व्यक्ति को चुना, वो क्या हो गया? डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। और हमने जिनको चुना उनने किसी को चुन लिया, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। तो हम कभी राष्ट्रपति के चुनाव वोट डाले जाते हैं? कभी नहीं डाले जाते। हम किसको चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, चुनते हैं। तो विधायक सांसद का इलेक्शन कैसा हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। विधायक सांसद क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति को चुन लेंगे। तो हमारे द्वारा चुने गए कैंडिडेट के माध्यम से चुना गया है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो जाता है? अप्रत्यक्ष। तो निर्वाचन पद्धति में पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। इसी में एक चीज और शामिल की जाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति से, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति से
दिया जाता है और इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब ये पूरा बता दे रहे किस तरीके से लिखना है, ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार जो रहता है कौन से चुनाव के माध्यम से होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। दूसरा कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से। और इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कौन सी पद्धति काम करती है, एकल संक्रमणीय मतदान, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एसटीवी सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। हाँ, ये तीनों चीजें समझो, तीनों चीजें होती है। ठीक, जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव आप समझ गए जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट ना करे, पब्लिक के द्वारा चुने गए लोग पार्टिसिपेट करें, उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं। कौन कौन से सांसद विधायक हिस्सा लेते हैं आगे बताएंगे, पर इतना ध्यान रखो कि हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। तो ये तो अप्रत्यक्ष हो गया। अब ये कौन सी बताओ, आप एकल संक्रमणीय मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गड़बड़ टाइप का नाम लगा रही है, ये क्या होता है इसको देखो। कल आपको मैं बताया था, कल मैं था जिससे पहले बता दें, एक सिस्टम आपको बताया था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड बताया था। एक सिस्टम बताया था, सोचते थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति बताई थी। क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, हाँ बताइए नहीं, इसका मतलब क्या होता है, वो जीत जाएगा। ठीक है, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही व्यक्ति जीत जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि उतने वोट कितने लोगों में से मिले। एग्जाम्पल दिया था आपको कि 100 लोगों ने वोट किया है, 100 लोग हमारे लिए वैध वोट पड़े हैं, 4 लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इनमें एक को 24, दूसरे को 25, तीसरे को 25 और चौथे को 26, ऐसे करके वोट मिलेगा। तो कौन सा जीत जाएगा, ये वाला जीत जाएगा। 100 में से 26 वोट मिले तभी सांसद है, समझ रहे? इसको क्या, इसको तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो इस सबसे पहले खंबा किसने छुआ, जब उसी छुआ है, बाकी सब पीछे रह गए। मतलब सब तेज, इससे मतलब नहीं कितनी स्पीड में दौड़े, मतलब इससे कि सबसे पहले पहुंचा कौन है। तो ये चारों में, इससे मतलब नहीं कि 100 लोगों में से आधे मिले या नहीं मिले, मतलब ये है कि सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वही व्यक्ति का हो जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। ये सिस्टम कौन सा काम करता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। डायरेक्ट इलेक्शन जितने भी होते हैं सभी डायरेक्ट इलेक्शन में यही वाला मेथड काम करता है। जितने हमारे डायरेक्ट इलेक्शन में सांसद के, विधायक के जितने होते हैं उनमें सब में प्रधानी वाला सब में कौन सा मेथड काम करता है, यही वाला मेथड काम करता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये वाला सिस्टम काम नहीं करता। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सिस्टम काम करता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यहाँ पर अनुपात निकालें, इसका हम लोग विजेता और पराजय का अगर अनुपात निकालें तो अनुपात कितना निकल के आया, 26:74। समझे, जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, 26, और जो नहीं जीते हैं उनको टोटल मिला के कितने वोट मिले हैं, 74। यानी कि इसको 26 वोट मिले हैं, तो ये जीत ही है क्योंकि वोट सबसे ज्यादा मिले। हमने इसका अपोजिट आपको बताया, इसके अपोजिट अगर सोचोगे तो ये निकल के आएगा कि 74 लोगों ने कह दिया कि ये हमारा सांसद ना बने। लेकिन ये 74 लोग बटे हुए हैं, इस वजह से जीता कौन है, ये वाला जीत गया। यहाँ ये अनुपात तो ठीक नहीं बना, ये अनुपात कैसा होगा, गलत हो गया नहीं होगा। आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि ना बने, तब भी वो व्यक्ति प्रतिनिधि बनेगा। तो ये वाला अनुपात सही नहीं, तो ये प्रतिनिधित्व कैसा है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि कम से कम आधे लोग तो बोले कि हाँ ये व्यक्ति हमारा कैंडिडेट बने। ठीक, तो अगर आधे यानी कि 50% प्लस 1 लोग कह दे कि हाँ ये व्यक्ति हमारा कैंडिडेट है, तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। भाई यहाँ पर ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व थोड़ी रहेगा, 26 लोग कह रहे हैं जीत जाए, 74 लोग कह रहे हैं हार जाए, और तब भी 26 लोगों की बात मान लेंगे, 74 लोगों की बात नहीं मानेंगे, अनुपात हमारा नहीं हुआ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि हमारा प्रतिनिधि कम से कम आधी जनता का अनुपात मेंटेन करके रखे, ये होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यही वाला सिस्टम काम करता है। और इस सिस्टम के अंदर एक सिस्टम काम करता है कि
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 4 कैंडिडेट वोट इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा दूसरा डी। आजकल 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए। अगर सामान्य इलेक्शन होता तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाते वही व्यक्ति जीत जाता, लेकिन राष्ट्रपति को पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेगा और वहां पर कौन सा मैटर होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए क्रिकेट। तो उसके लिए क्या करते हैं, 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और मान लिया कि वोट कितने पड़े हैं, 100 वोट पड़े हैं, तो राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जिसको 51 वोट मिल जाए। ठीक है, आधे से एक ज्यादा, जिसको 51 वोट कम से कम मिलेंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, अन्यथा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अब इनमें सब में वोटिंग हुई, मानिए इसको कितने वोट मिले, 30, इसको मिले हैं 28 और इसको मिले हैं 26। कितने हो गए, 8 से 14, 2 4 3 7 8 84, बचे कितने 16, 6 6 12 20, 3 2 5 2 7 8 10, ऐसे करके जी वोट मिलेंगे। ठीक है, 4 लोगों के वोट बट जाएंगे, 100 लोगों ने वोट किया, 30 लोगों ने कहे ए जीत जाए, 28 लोगों का हमारा वोट किसको जाए, बी को जाए, 26 लोगों का सी को जाए, 16 लोगों का बी को जाए। ठीक है, इस तरह क्या अभी इन चारों में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति तभी बनेगा जब उस व्यक्ति को कम से कम 51 वोट मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से तो अब होता क्या है, अब यहीं पर वोट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो सिंगल वोट, वोट क्या है, वोट सिंगल है, अब उस वोट का क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिलते हैं उसके वोट को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन वोट देने जाते हैं, तो क्या ये भी बटन पे उंगली दबाएंगे केवल, अगर साइकिल का दबा दी तो साइकिल जीत गई तो वोट सफल, साइकिल हार गई वोट विफल, ऐसे होते नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वोटों की प्रेफरेंस तय करवाई जाती है। इन 16 लोगों से कहा कि बताओ तुम्हारा कौन सा कैंडिडेट, किसको वोट देना चाहते हो, तो डी हमारा कैंडिडेट जीत जाए। तो इनसे पूछा जाएगा कि अगर बी ना जीते तो तुम दूसरी प्रेफरेंस किसको देना चाहोगे, तो ये इन 16 में से लोगों की सेकंड प्रेफरेंस पूछी जाएगी। तो ये 16 में सबके सब ऐसे होंगे नहीं जो कहेंगे ना ये जीत जाए दूसरे नंबर पे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारा वोट अगर डी ना जीते तो किसके पास चला जाए, सी के पास चला जाए। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे हमारी सेकंड प्रेफरेंस बी है, और कुछ लोग होंगे वो कहेंगे हमारी सेकंड प्रेफरेंस सी ए है। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो मान लिया 16 में से 5 लोगों ने कह दिया कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, सी की है। बाकी के 16 लोगों में से 10 लोगों ने कह दिया कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, बी है, और बाकी कितने में से एक लोगों ने कह दिया कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, ए। इस तरीके से आप देखो ये तो बाहर हो गए, ये बाहर हो गए, इनके वोट बट गए, सिंगल वोट एक ही था, उस वोट को क्या करते थे, ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं यहाँ चला गया थोड़ा यहाँ चले गए, थोड़े यहाँ ऐसे करके बट गए। अब इनको जोड़ लो, इनके कितने वोट हो गए, 31, इनके कितने हो गए, 38, और इनके कितने हो गए, 31। ऐसा करते इनको 4 कर लेते हैं, इनको 2 कर लेते हैं, अब ये 32 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे, ऐसे करके लेते हैं। ठीक है, तो इनके कितने वोट हो गए, 32, इनके 38, इनके 30। अब कौन जीतेगा, अभी कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि अभी भी किसी को 51 वोट नहीं मिले। अब इनमें देखा जाएगा सबसे कम वोट किसके हैं, तो सबसे कम वोट किसके हैं, सी के हैं, सबसे कम वोट सी के हैं। तो सी के 30 वोट सी को मिले हैं, इन सी के 30 वोटों को बांट दिया जाएगा। कि ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे थे कि हमारा वोट अगर सी को ना मिले तो उसको कौन जीत जाए, ए जीत जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं उसको बी जीत जाए। मान लीजिए 15 कह रहे हैं ये जीत जाए, और 15 कह रहे हैं ये। ठीक है, तब इनको जोड़ कितने हो जाएगा, 5 2 7, 3 1 4, और ये कितने हो गए, 8 5 13, 3 4 1 5। कौन जीतेगा, बी जीतेगा। ठीक है, कौन जीतेगा, बी जीतेगा। जबकि देखो फर्स्ट काउंटिंग में कौन जीत रहा था, ए जीत रहा था, लेकिन फाइनल में कौन जीत गया, बी जीत गया। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मतदान सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। कि वोट क्या है, देखो वोट सिंगल है, ये वोट अभी इनके पास है, कल पता लगे इनके पास था, उससे पहले पता लगे डी के पास था, वोट एक ही है, वही वोट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। राष्ट्रपति का चुनाव इसी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव एक चरण में नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कई काउंटिंग के बाद के लिए होता है। अगर 2 ही लोग लड़ रहे हैं चुनाव तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, 2 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तब तो ऐसे आराम से बढ़ जाएगा, जितने वोट हो गए आधे से
ज्यादा इधर चले जाएगा, आधे इधर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो लोगों से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में दिक्कत आ जाएगी, किसी को 50% मिलेंगे ही नहीं वोट। ऐसे में उनके वोटों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कोटा होता है, कोटा सिस्टम, कितना तो मिनिमम वोट चाहिए ही चाहिए, वो कोटा कितना होता है 50% प्लस ये कितना, राष्ट्रपति को अगर चुनाव जीतना है, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने में 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करना जरूरी होता है। किसी व्यक्ति को अगर फर्स्ट काउंटिंग में इतने वोट नहीं मिले हैं तो क्या किया जाएगा, सेकंड काउंटिंग की जाएगी, थर्ड काउंटिंग की जाएगी, और लास्ट में जब 2 लोग रह जाएंगे तो अपने आप व्यक्ति क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्लियर की बात है? तो राष्ट्रपति का अगर आपसे चुनाव पूछा जाए, मेथड कौन सा काम करता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन सा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा। आनुपातिक बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एक तो प्रोपोर्शन होना चाहिए, उस तरीके का अनुपात होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और दूसरे उसके वोट का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। वोट सिंगल ही है, उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये कौन सा चुनाव कहलाता है, क्लियर की बात है? आप देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, फाइनेंस में होता है। ठीक, आर्टिकल 54 में आगे लिख लो, 54 में लिखो राष्ट्रपति का चुनाव। बावन हो गया, बावन में क्या लिखा हुआ है, किस संघ का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा गया है इस संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब 54 लिख लो, आर्टिकल 54 इसमें लिखो राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव ये आर्टिकल चेंज करो, ये आर्टिकल उल्टा हो गया, ये 55 है, ये सिस्टम भैया खाली आर्टिकल चेंज करो, ठीक है, ऊपर नीचे कर लो, कोई बात नहीं, इसको 55 करो, ठीक है, निर्वाचन पद्धति हो जाए 55 में, निर्वाचन मंडल 54 में, 55 करो इसके लिए। आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, निर्वाचन पद्धति, आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्न प्रकार की होती है। आर्टिकल 55 कर लो, ठीक है, अभी 54 होता है, ये आर्टिकल आगे पीछे हो गया, 55 कर लो। 55 लिखो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्न प्रकार से होती है, निम्न प्रकार से होती है। इसे लिखो पहला पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है। 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा, एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा किया जाता है।
किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस 1 यानी कि आधे से 1 है, 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करना। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करना, वोट प्राप्त करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। इसी को राष्ट्रपति का कोटा सिस्टम। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में कोटा कितना चाहिए होता है? 50% प्लस 1 की कम से कम आधे से 1 व्यक्ति वोट ज्यादा कर दे तो व्यक्ति का राष्ट्रपति बन जाए। ये हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है। आप देख लेते राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति शामिल होता है। जब हम कह रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, तो अप्रत्यक्ष होने का मतलब है राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग हिस्सा नहीं लेते, कोई ना कोई कैंडिडेट हिस्सा लेते। तो पहला पॉइंट आपको जानना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया गया। अब इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? निर्वाचन मंडल, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब इसको देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहला स्टेटमेंट था राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा इसमें शामिल होता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब तीसरा हमारा हो जाता है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है। और चौथा पॉइंट यही पे एक और होता है दिल्ली एवं पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लोग हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। ठीक, पहला पॉइंट संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित। अगर ये दोनों इकट्ठा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो आप अगर किसी किताब को अगर पढ़ो उसमें ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अलग अलग भी मिल सकता है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बात होगी, ये संसद के दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तीसरा पॉइंट सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जैसे वर्तमान में लोगों की बात करें तो हमारे राज्य कितने हैं? 28 हमारे राज्य। हर राज्य में हमारा विधानमंडल होता है, लेकिन आपको बताएं जैसे भारत में जो हमारा सिस्टम अपनाया गया है वहां पर एक सदनीय और 2 सदनीय दोनों तरीके की व्यवस्थाएं अपनाई गई। मतलब केंद्र में हमारा कैसा सिस्टम काम करता है? केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था है। और संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर लोग राज्यों की बात करें तो राज्य में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 सदन है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन। राज्यों में दोनों तरीके की व्यवस्था चलती है। इन राज्यों की बात करें, एक आपको ध्यान रखना कुंभट, ऐसे करके KUMBAT कुंभट। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां की व्यवस्था कैसी है? 2 सदनीय है। बाकी के राज्यों की व्यवस्था कैसी है? 1 सदनीय। ये देखो कौन कौन से? K से कर्नाटक, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, T से बिहार, A से आंध्र प्रदेश और T से तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमारी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, बाकी के सभी राज्यों में विधान परिषद मौजूद नहीं। ठीक है, ये 6 अपने राज्य को कुंभट। तो इन राज्यों में हमारी विधान परिषदें हैं, बाकी के राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश में तो विधान परिषद है, लेकिन मध्य प्रदेश में उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विधानसभा और विधान परिषद के दोनों के सदस्यों को अगर वोट देने का अधिकार मिल जाए तो
फायदे नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, लेकिन बजाय उत्तराखंड वाले घाटे चले जाएंगे, चले जाएंगे चले तो वहाँ विधान परिषद ही नहीं है। ऐसे में विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये शब्द कंफ्यूज करेगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, और विकल्प लिख के दे देगा कि सभी राज्यों के विधानमंडलों को निर्वाचित सदस्य, तो हाँ राज्य भी आते हैं निर्वाचित भी आते हैं, बस ये घटिया दिमाग है कि विधानसभा आया है विधानमंडल आया, ठीक है। विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आए, ठीक है। किसके सदस्य शामिल करेंगे? केवल और केवल विधानसभाओं के और दूसरे कैसे निर्वाचित सदस्य। ऐसे करके यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के अगर कुल सदस्य लिखा हुआ मिल जाए तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे सदस्य होते हैं? निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, बाकी के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। जैसे कि हम लोग संसद की अगर बात करें, संसद, तो संसद में हमारे दो सदन होते हैं, एक कौन सा है? लोकसभा, और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। ऐसे दो सदन होते हैं। दोनों सदनों की अगर प्रेजेंट में सिचुएशन की बात करें यहाँ पर, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। हालांकि वर्तमान में होते कितने हैं? 543 होते हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। राज्यसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। होते कितने हैं? 245 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होते हैं वर्तमान हमारे होते हैं। 2019 से पहले की अगर बात करें तो लोकसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती थी? 550 प्लस 2। ऐसे करके यहाँ आप कितने हो जाते थे? 545 हो जाते थे। ये दो लोग जो होते थे ये कौन होते थे? ये एंग्लो इंडियंस होते थे, इनको बोलते थे एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य। अगर एंग्लो इंडियंस का संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, ये 2019 से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। संसद में अगर एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे दो लोगों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। चुनाव नहीं होगा, मनोनीत, मनोनीत कर मन से मान लेना कि बस आप एंग्लो इंडियन है, आप दोनों यहाँ पास से जो है लोकसभा के सदस्य, ऐसे कोई चुनाव नहीं, ठीक है। तो दो लोगों को ऐसे करके मनोनीत करता था, नॉमिनेट कर देता था राष्ट्रपति। बाद में एक संविधान संशोधन लाया गया था, 104वां संविधान संशोधन लाया गया और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इन एंग्लो इंडियंस का आरक्षण क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। होते कितने हैं? 543 होते हैं और ये सब के सब निर्वाचित हैं, ठीक है। इनमें कोई मनोनीत नहीं, पहले होते थे दो लोग मनोनीत। ऐसे करके अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य इनका होता है चुनाव, ये आते हैं राज्यों से, चुनाव होता है इनका। लेकिन जो 12 सदस्य बचे हैं, ये 12 सदस्यों को राष्ट्रपति करता है मनोनीत, ठीक है। 12 सदस्यों को मनोनीत कर देगा। ऐसे यहाँ पर तो आपको ये कितने हैं? 233 रह गए। अभी हमारे कितने होते हैं? मैक्सिमम 245 होते हैं, तो 233 और 12 ऐसे करके होते हैं। ये हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन है और ये हमारी मैक्सिमम इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लिया आपकी क्लास कितने लोग हैं, अभी और भी लोग बैठे हैं इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सारी सारी सीटें काउंट कर लेंगे, कितनी मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन वर्तमान में है कितने? तो कितने कितने काउंट कर लेंगे। तो वर्तमान में कितने हैं? कितने हैं? 543। और कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं, ठीक है, लोकसभा में। राज्यसभा की बात करें वर्तमान में कितने हैं? 245। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। और इस राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। अब इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, यहाँ पे लिखा गया राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लिखा गया मतलब ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर 12 सदस्य ये नहीं लेंगे, पहले जो 2 होते थे ये भी नहीं लेते थे, अब तो ये है ही, ठीक है। तो अब कितने? ये 12 सदस्य जो मनोनीत हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। सेम टू सेम यही सिस्टम कहाँ होता है? राज्यों में होता है। जैसे यहाँ पर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन होता था। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया गया, 104वें के द्वारा ही विधानसभा से भी समाप्त कर दिया गया। तो विधानसभा में भी कोई एंग्लो इंडियन हमारा मनोनीत नहीं होता, सबके सब निर्वाचित होते। वहाँ पर यहाँ पे होता है विधान परिषद, राज्यसभा, वहाँ पे विधान परिषद। तो यहाँ पे तो विधान परिषद हिस्सा ही नहीं लेती।
ठीक है, चाहे निर्वाचित होता है कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आपको निर्वाचन मंडल में पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा पॉइंट दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये चार लोग हिस्सा लेते हैं। पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ऐसे करके उतार लो, फिर इसको और आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके उतार लो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। तो मेरा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 ऐसे करके चार होता है निर्वाचन मंडल। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित पहला पॉइंट, दूसरा कौन सा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा कौन सा दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए ये हमारा पॉइंट अलग किया गया है, इसलिए अलग किया गया है क्योंकि ये क्या है, ये हमारी यूटी है और ये क्या है, ये हमारे स्टेट है, राज्य है, तो दोनों में अंतर है। वर्तमान यूटी वाले कितने हैं, कुल मिलाकर 8 हमारे संघ राज्य क्षेत्र है, तो 8 संघ राज्य क्षेत्र है। इन 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने संघ राज्य क्षेत्रों में वहां की चुनी हुई सरकार काम करती है, कितने संघ राज्य क्षेत्र है, 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वहां की चुनी हुई सरकारें काम करती है। पहला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर भी हमारी चुनी हुई सरकार काम करती है। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, पुदुचेरी, इसको लोग पहले क्या कहते हैं, पौंडीचेरी कहते थे, इसका नाम बदल के क्या हो गया, पुदुचेरी। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर है पुदुचेरी, जहाँ पर वहाँ की चुनी हुई सरकार काम करती है। और तीसरा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, ये 3 संघ राज्य क्षेत्रों में वहाँ की चुनी हुई सरकार काम करती है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए कि भारत में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें से 3 में चुनी हुई सरकारें काम करती है, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया गया कि भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ के 2 संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। सही हो जाएंगे दोनों स्टेटमेंट। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से जो 3 है यहाँ पर हमारी चुनी हुई सरकारें काम करती है, और इनमें से 2, एक कौन सा, दिल्ली, और दूसरा कौन सा, पौंडीचेरी। 2 संघ राज्य क्षेत्रों के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं, जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये तो चीज याद रखिए। अब इन दोनों के बारे में बहुत देख लेते हैं। जैसे हमको स्टार्टिंग में बताया गया था जब संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ रहे थे, पौंडीचेरी को हमने कौन से राज्य क्षेत्र की कैटेगरी में शामिल किया था, अनुचित राज्य क्षेत्र, ठीक है। जब फ्रांस से हमने पौंडीचेरी को अधिग्रहित किया था 1954 में, उस समय तक फ्रांसीसी संसद में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने इसको अपना स्टेट या यूटी का दर्जा नहीं दिया, इसको एक्वायर्ड स्टेट का दर्जा दिया था, अर्जित राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया था। और इस अर्जित राज्य क्षेत्र को बाद में 1962 में हमने अपने भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करके क्या बना दिया, संघ राज्य क्षेत्र बना लिया, यूटी बना लिया। इसके लिए 1962 में संविधान संशोधन लाया, और ये संविधान संशोधन का आपको नाम ध्यान रखना है 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से पौंडीचेरी में एक विधानमंडल का गठन करते हुए वहां पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया, ठीक है। राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल करने की बात नहीं कर रहे, मतलब पौंडीचेरी हम कह रहे हैं 3 जगह पर हमारी सरकारें काम करती है। तो जो पौंडीचेरी सरकार काम करती है, इसलिए कौन सा संविधान संशोधन लेके आए हैं, 44वां संविधान संशोधन आर्टिकल 239, ठीक है, 249 संविधान क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान। तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से पौंडीचेरी के लिए एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद एक संविधान संशोधन और लेके आए थे, ये संविधान संशोधन कौन सा था, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 1992, ठीक। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 है, और इसके माध्यम से दिल्ली में एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद एक संविधान संशोधन और लेके आए थे, वो कौन सा था, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से इन दोनों के विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है
दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 70। ठीक है। पौंडीचेरी में विधानमंडल का गठन कौन सा संविधान संशोधन है? 14 है। और दिल्ली में विधानमंडल का गठन ये कौन सा है? ठीक है। ये 3 संविधान संशोधन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला कौन सा? 14वां संविधान संशोधन 1962, दूसरा 69वां संविधान संशोधन 1991 और तीसरा 70वां संविधान संशोधन 1991। अब यहाँ तक का जितना कुछ पढ़ा इन सब पे हमारे 2-4 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। सबके आंसर सही तरह से ऐसा ना कि हम ये काम कर रहे हैं बाकी को पीछे में खाली बोर्ड चला दे लगे कि हां आंसर तो दिया है और पता लगे कि मैंने कुछ बोला तो है यहाँ तक आवाज ना कर। ठीक है। ऐसे करके आंसर है ताकि समझ में आ जाए कि क्या आंसर दिया। पहला क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। पहला विकल्प दिया है कि संसद के अकॉर्डिंग है, पहले सारे विकल्प देख लेना उसके आगे। पहला विकल्प है संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। दूसरा विकल्प है राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा यहाँ विकल्प दिया गया है दिल्ली पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आ रही है कोडिंग। ठीक है। कोडिंग अच्छा अपने बना लेना। ठीक है। कोडिंग नहीं बना देना, अपने कोडिंग बनाना है। पहला विकल्प सुनियो। पहला राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। नीचे कोडिंग मिलेगी 1 2 1 2 3 केवल 2 ऐसे कोडिंग बनी हुई आती है। अब क्वेश्चन आप बताओ। पहला आपके सामने विकल्प है संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। ठीक है। दूसरा विकल्प है राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा विकल्प है दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप असत्य कौन सा है? पहला हमारा असत्य हो गया। सही है? और बताओ दूसरा भी गलत है। ये क्या लिखा हुआ है? विधानमंडल लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? विधानमंडल का जो चीख के कह रहे हैं कि विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाएगी। विधान परिषदों के सदस्य हिस्सा लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। अभी समझाया ये कहाँ थे? अभी जरा पहले बताया कि नहीं बताया कि यहाँ पे जैसी विधानमंडल सदस्य लिखा हुआ मिल जाए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषदों के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। विधानमंडल में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों आ गई। और कौन हिस्सा लेता है? केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते। खाली ये ना देखो, ये भी देखो। आधा नहीं पढ़ना है, एक शब्द पूरा पढ़ना है। पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत सरल आता है और पॉलिटी का क्वेश्चन शब्दावली पर जाएगा। क्वेश्चन पॉलिटी का कठिन नहीं आता, क्वेश्चन पॉलिटी का बहुत सरल आता है। बस ध्यान से एक शब्द पढ़ा तो आंसर सही। और तुक्का हाँ निर्वाचित सदस्य ही वाला है। फिर आगे पढ़ाई नहीं आगे क्या लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे पूछा केवल एक और दो गलत है। तीसरा देखो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सही है गलत है? ठीक है। उसे ध्यान से सुनो उसके बाद आंसर दो। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, ध्यान सुनना, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया? 70 विकल्प दे दे। पहला विकल्प है 14वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन। 70 वाले कौन कौन है? 70 और 69 वाला कौन है? आपका 69 और किसी का 69। 14 वाला कौन है? 14 वाला कौन है? 14 वाला। अच्छा बताओ 14वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? पौंडीचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है वर्ष 1962 में। हमने क्वेश्चन पूछा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा सदस्यों को शामिल किया गया। तो ये वाला सही हो गया गलत हो गया? तो गलत हो गया भाई। ये तो पौंडीचेरी के विधानमंडल का गठन किया गया है। 69वें की बात करें, 69वें के द्वारा क्या किया गया? दिल्ली के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का ये भी गठन गलत हो गया।
नहीं किया गया। 70वें के द्वारा क्या किया गया? दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा सदस्यों क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कर दिया। ये बात कैसे कर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है, सरलता है, सही से पढ़ोगे। इजराइल अलादीन की चिराग है, अलादीन के चिराग घिसो तभी जिन्न निकल के आएगा। क्या पूछेगा? हुक्म मेरे आका, तब बताना आका कौन सा हुक्म है। लेकिन घिसोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे में ध्यान रखो। ये हमारा 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये पौंडीचेरी से संबंधित है। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। और 70वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्यों को शामिल करें। 72वां संविधान यहाँ पे ठीक है, इसी चीज नोट कर लो। उसका करेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, विधानसभा निर्वाचन ये लिख दिया। अब इसका भी लिख दो, उसी का लिखो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पौंडीचेरी के लिए, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, इसका नया नाम क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ 4 जिलों के विस्तृत एक हमारा यूपी है पुडुचेरी। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से पुडुचेरी के लिए विधानमंडल, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। दूसरे 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए विधानमंडल, दिल्ली के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, दिल्ली के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। दिल्ली के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। और इसी 69वें संविधान संशोधन द्वारा ही दिल्ली का नाम बदल दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। 239 ए 239 ए भी अगर आगे यूपी में आ गया वापस आ गए। यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए क्या कर दिया गया? विधानमंडल। अगला बढ़ो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, ये हमारा चेकन हो गया। प्रश्न भी हो गया। प्रश्न में हमारा क्या है? प्रश्न पहले बता गया। प्रश्न में क्या होगा? निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। तो 55 निर्वाचन पद्धति, 56 में क्या हो गया? कार्यकाल हो गया। 57 की अगर बात करें, 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति
राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने पर पुनर्निर्वाचित होने के पात्र है या नहीं। ये कौन से आर्टिकल की व्यवस्था की गई है? 57 व्यवस्था की गई। 58 की अगर बात करें, 58 में कहा गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो पहले तो आपको सारे के सारे आर्टिकल ध्यान होने चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या है। देखो कौन कौन से मैंने आपने 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 से क्या करोगे? 58 से देखो। देखो 52 में क्या कहा गया है? 52 में कहा गया संघ का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, ये 53 बताई गई। 54 में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। 56 की अगर बात करें, 56 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में हो जाएगा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन और 58 में हो जाएगा राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक, तो 58 तक के आर्टिकल का सब याद कर लो। कौन से आर्टिकल में हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि 2-3 बार पढ़ोगे, एक आध बार लिख के देखोगे, आपने आप याद हो जाएगा। ऐसे तो गिनती लिख लियो और गिनती का लिख लियो, उसके आगे क्या है, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी सारी कार्यपालिका शक्तियां। 54 में देखो क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बताई गई। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। 57 में इसकी पुनर्निर्वाचन व्यवस्था की गई है और 58 में इसकी योग्यता। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। आप देख लीजिए क्या है, तो ये वाले वाले हो गए। बचा कौन सा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया। कितने वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करता रहेगा। और आर्टिकल 56 में कहा गया है कि शपथ ग्रहण की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से, ध्यान रखना इलेक्शन से नहीं, ठीक है। जैसे चुनाव के रिजल्ट आते उससे मतलब नहीं है, जिस दिन शपथ ग्रहण करता उस दिन से उसका कार्यकाल काउंट होता है। शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। 5 वर्ष से पहले उसका पद खाली हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? ध्यान कर दे और भाई जबरदस्ती थोड़ी कि ना 5 साल को 5 साल तक करने का पड़ेगा। अपनी मर्जी से ध्यान कर सकता है और हटाने की भी कोई ना कोई व्यवस्था है, ठीक है। मतलब ये होता है कि सामान्य शिक्षा ढंग से चलते रहे तो कितने समय तक रहेगा इसका कार्यकाल? 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। 5 वर्ष से पूर्व उनका पद कैसे खाली हो सकता है? 5 वर्ष से पूर्व जब उनका पद खाली हो जाएगा, या तो उपराष्ट्रपति को संबोधित, उपराष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफा के द्वारा, अगर उन्होंने अपना इस्तीफा, ध्यान रखें राष्ट्रपति का इस्तीफा किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को संबोधित होगा और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा सौंपते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित। अभी सौंपा भी है, अभी आर्टिकल 67A के तहत उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा किसको सौंपा? राष्ट्रपति को सौंपा। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे के द्वारा राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपना पद खाली कर सकते हैं। दूसरा इनका पद कैसे खाली हो सकता है? अचानक मृत्यु होने पर, अचानक मृत्यु होने पर, अगर राष्ट्रपति की अचानक कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाए तो अचानक मृत्यु होने पर भी उनका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। फिर 5 वर्ष से पहले पद खाली हो जाएगा। ऐसे 2 राष्ट्रपति हमारे हैं भी जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, जिनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान ही। एक हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हो जाएंगे फखरुद्दीन अली एक्टी। तो 2 राष्ट्रपति हमारे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान। उनको बाद में देखेंगे कि इनकी मृत्यु हुई थी तो ये जो उस समय के हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया था? राष्ट्रपति रूप में कार्य किया था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस जिनाई गुप्ता, उन्होंने कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में काम किया। आज तक केवल ये सीबीआई ऐसे हैं जिन्होंने कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में काम किया। कौन है? जस्टिस जिनाई गुप्ता, जस्टिस जिनाई गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मुस्लिम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस जिनाई गुप्ता। इन्होंने कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, ठीक। तो अगर अचानक मृत्यु हो जाए तब भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के नाम ध्यान रखते हैं, एक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली
सारी कार्यपालिका सत्ता नियुक्त होती है, इनका नाम आया इससे पहले कभी? नहीं बता, इमरजेंसी लगाई थी, सब इमरजेंसी लगाई थी, किसके द्वारा लगाई थी? डॉक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा ही लगाई थी। तो दो राष्ट्रपति हमारे ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति हुई है उनके कार्यकाल में। और राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो जाएगा? और अगर राष्ट्रपति का पद खाली होना है तो उसकी प्रक्रिया होती है संसद के द्वारा, संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाए, तब भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया बताइए आर्टिकल 61। अब इसको देखिए कैसे लेकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, अन्यथा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। मतलब जिस दिन उनकी शपथ ग्रहण हो गई उसके 5 वर्ष आगे जोड़ दे। इलेक्शन के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं कि आज रिजल्ट आया 2 महीने बाद जो बता रहे शपथ ग्रहण करा रहे हैं, 2 महीने खाली में क्यों रखते हैं, तो उससे मतलब नहीं। जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उसी दिन से उनका कार्यकाल क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो 5 वर्ष तक रहेंगे। 5 वर्ष से पहले अगर पद खाली होना है तो कैसे करेंगे? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप देंगे। दूसरा कारण कौन हो सकता है? अचानक मृत्यु हो जाए। और तीसरा कारण हो सकता है संसद के द्वारा उनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाए, आर्टिकल 61 के द्वारा। प्रक्रिया क्या होती है इसको आगे ऐसे पूरे हटा देंगे। भाई राष्ट्रपति है, पूरे भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख है, ऐसे थोड़ी बात तो बढ़िया नहीं तो इसको हटा देते हैं, कोई ना कोई वजह होगी। तो जिस आधार वगैरह पे हटाते हैं और कौन सी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया सब कौन सी होती है? आर्टिकल 61। राष्ट्रपति को हटाने का कोई भी आधार मतलब केवल एक आधार है, संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तभी उनको महाभियोग की प्रक्रिया हटा सकते हैं, अन्यथा हटा नहीं सकते हैं। बाकी चाहे कुछ भी है, संविधान के अतिक्रमण का मतलब हुआ जैसे मैंने कहीं मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार उनको कार्य करना है, मंत्रिपरिषद करेगी, जरा महामहिम वाला काम हो तो महामहिम सुनी नहीं रहे कि अपने में ही बस, तो वो क्या मान लिया जाएगा? उसको संविधान का अतिक्रमण मान लिया जाएगा। जहाँ पर उनको अपने विवेकाधीन कार्य करने का अधिकार, वहाँ पर विवेकाधीन कार्य करें, लेकिन जहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का अधिकार है वहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनको क्या माना जाएगा? संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। 3 आधार होते हैं जिनसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो नोट कर लो। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 ऐसे होता है, शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। कौन सी स्थिति में उनके पद खाली हो सकते हैं? तो इस स्थिति में पद क्या हो जाएगा? पद खाली हो जाएगा 5 वर्ष से पहले। 5 वर्ष पूरे हो गए तो खाली हो ही जाएगा। अगर 5 वर्ष से पहले अगर पद खाली हो रहा है तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है? एक बार ऐसी सिचुएशन पर क्या हो जाएगा? हो गया? हटा दें? अगला हमारा आता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है कि एक बार इलेक्ट हो गए तो उसके बाद जो है मतलब चुनके चले जाओ। तो भारत में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन सा है? 57। और यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के योग्य है। मतलब राष्ट्रपति अगर कोई राष्ट्रपति प्रेजेंट में है और फिर से अगर चुनाव लड़ना चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। 1 बार लड़े, 2 बार लड़े, 3 बार लड़े, जितनी बार चाहे उतनी बार लड़ सकते हैं। किसी प्रकार का कंडीशन नहीं होता। यही पे हमारे राष्ट्रपति पद की प्रक्रिया चेंज हो गई। कहाँ से? अमेरिका के। अमेरिका की अगर बात करें तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के बारे में हमारे राष्ट्रपति पद से बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक। हमारे बताओ देखिएगा, ऐसे कोई जो
आवश्यकता नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, बस भारत का नागरिक हो, इतनी सी योग्यता है। अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो जन्म से वहां का नागरिक हो। अगर किसी ने नागरिकता अर्जित की है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बाकी और उदाहरण है उपराष्ट्रपति बने, न्यायाधीश बने, सब बन सकता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम कोई ऊपर समझ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। हमारे राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। दूसरी तीसरी बात कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति चाहे कितनी भी बार इलेक्शन लड़े, सामान्यतः लड़ते नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 2 बार बने थे, और गांधी बने थे 2 बार, और मेरे ख्याल कोई 2 बार नहीं बना, ठीक है। तो लड़ते नहीं है, एक बार हो गया तो बार होता ही होगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो फिर से बने, इससे पहले बने थे, 45 में भी थे और 47 में भी बने। लेकिन ये चीज जानना है अमेरिका में एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 टर्म के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, अब नहीं बन सकते। डोनाल्ड ट्रंप अब बन गए, अब नहीं लड़ सकते, बस 2 ही बार। जैसे बराक ओबामा 2 बार बन गए, फिर तीसरी बार नहीं बन सकते राष्ट्रपति। अमेरिका में एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनता है और 2 टर्म के लिए बनता है, मतलब 8 वर्ष तक मैक्सिमम अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। 8 वर्ष से ज्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रह सकता। तो 2 टर्म के लिए बनेगा और 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाते हैं। अगर बीच में चले गए तो ये नहीं कि हाँ अभी हमारा 1 साल रहेगा फिर से एक बार इलेक्शन रहेगा। जैसे मान लिया एग्जाम्पल तौर पे अभी डोनाल्ड ट्रंप है, पिछली बार महाभियोग आया था, दूसरी बार आया था, दूसरी बार आया था, ठीक। और अभी बच गए तुके अब की मानिए डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग आ जाए और वहाँ का महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए, तो 4 साल उन्होंने पिछली बार पूरे किए थे। हमारे एक साल या 1 साल के आसपास होने वाला भी है, जनवरी साल में, ठीक। मानिए 1 साल यहाँ पे पूरा कर दिया और इसी तरह महाभियोग का प्रस्ताव आ गया और उनको उनके पद से हटा दिया गया। तो इस बार हट गया, अगली बार दूसरे राष्ट्रपति का आपके दूसरे राष्ट्रपति बने हैं और फिर से बनेंगे। 3 साल दोबारा रहिए गए, 3 साल बाद इस्तीफा दे देंगे। लड़ सकते क्या? नहीं लड़ सकते। 2 बार के लिए लड़ेंगे केवल इलेक्शन, 2 बार ही लड़ेंगे, एक गया तो गया, कुछ यहाँ से गई हो गई, दोबारा नहीं होने वाली। तो यहाँ पर राष्ट्रपति 2 बार के बनते हैं, 4 वर्ष के बनते हैं और जन्म से वहाँ का नागरिक होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, कितनी भी बार बनो, ठीक है, राष्ट्रपति कितनी बार। और ऐसी होती है हमारे यहाँ राजनीति में मैक्सिमम आयु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते, पर जिंदा हो, सांस चल रही है, ऐसी ऑक्सीजन लगी हुई है, सांसद बनोगे, हाँ अभी हम जिंदा बनेंगे। मैक्सिमम आयु का कोई कॉन्सेप्ट मिनिमम का होता है, जितने हमारे नेता होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम वाला मिनिमम आयु का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम का कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, नौकरी में आप लोग नौकरी में जाए तो आप लोग 60 साल के बाद बेकार हो जाते हैं, ठीक है। अभी इनके अंदर काम करने की क्षमता ना रहेगी, ठीक है। लेकिन नेता लोग होते हैं इनके अंदर 60 साल के बाद अनुभव आता है, ये जो होती है ये लोग कभी रिटायर नहीं होते, हम लोग 60 साल में क्या करते हैं? रिटायर होते हैं। तो मैक्सिमम आयु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मिनिमम आयु का कॉन्सेप्ट है, वो भी दिया है। तो पुनर्निर्वाचन के बारे में जानना है, भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति से थोड़ा सा अंतर है, अमेरिका को जन्म से नागरिक होना चाहिए, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार के बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्लियर? अब अगला हमारा था राष्ट्रपति पद की योग्यता, इसको लिख लिया, सत्तावन लिख लिया कि बस इतना जान लो कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के पात्र है या नहीं है। आर्टिकल पूछा जाए तो कौन सा है? 57। अब इसके बाद अगला हमारा जाता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में कही गई है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, कैसे करके राष्ट्रपति को हम किसको राष्ट्रपति बनाएं। 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यता, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। तो पहली योग्यता क्या होती है? चीन का नागरिक हो, भारत का नागरिक। पहली योग्यता कौन सी होती है? भारत का नागरिक। ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ के जितने भी पद हैं सब किसके लिए होते हैं? भारत के नागरिकों के लिए होते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक को हमेशा कोई पद नहीं है, ठीक है। इतने भी ज्यादा उदार नहीं है हम लोग कि हाँ मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के दूसरे देश के व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति बना लेते हैं। इतने साल तक कोई झेलना है, 190 साल तक झेला करे तो कोई झेला, अब नहीं। तो भारत का नागरिक हो वही व्यक्ति कौन हो सकता है? हमारा राष्ट्रपति, पहली बात। दूसरी बात, वो व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है सरकार से किसी प्रकार का कोई बेनिफिट लेता हो, कोई चाहे सरकार की कोई सैलरी लेता हो या और कुछ लेता हो। 5 ही साल के तो राष्ट्रपति बनना है, अभी जब
छुट्टी ले लेते हैं, नौकरी से 5 साल की छुट्टी ले लेते हैं, 5 साल राष्ट्रपति रहेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति पद का भी आराम से पेंशन उठाएंगे 50% और फिर नौकरी बंद कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये हमने जो एग्जाम्पल दिया नौकरी का। और भी कोई बहुत ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लिया किसी आयोग का अध्यक्ष या सदस्य वगैरह है, अगर राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात अगर करें, वो व्यक्ति पागल एवं दिवालिया ना हो, पागल एवं दिवालिया ना हो। पागल समझते क्या होता है? पागल तो पागल ही है, समझते हैं, फिर तो पागल है वाला दोबारा पागल है, और तरीके के पागल होते हैं वैसे वाला पागल। दिवालिया क्या होता है? दिवालिया क्या होता है? हाँ, जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हो, जैसे किसी ने बैंक से कर्ज लिया या कुछ लिया, अब पैसा ही नहीं निपटा पाया, तो उसका बैंक ने क्या कर दिया? दिवालिया घोषित कर दिया, ठीक है जाओ, नहीं छोड़ दिया, ठीक है, उसको छोड़ दिया। लेकिन बताओ वो व्यक्ति तो छूट गया, क्या उसको कभी किसी तरीके का नो ड्यूज जो है दिया जाएगा? नो ड्यूज मतलब क्या होता है? जैसे मैंने किसी व्यक्ति ने अगर कहीं से कोई लोन लिया तो उससे नो ड्यूज मांगा जाता है, नो ड्यूज कि इन पर किसी तरीके का कोई ड्यू यानी कोई बकाया नहीं। जैसे मैंने बिजली का बिल अगर बकाया है, इलेक्शन करने जा रही है, क्या बिजली विभाग से नो ड्यूज दिखाओ, अब बता अगर बिजली बिल का बकाया है 40,000 रुपये, जब कितना बकाया है तो बिजली विभाग वाले नो ड्यूज देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि हमारा तो ड्यू है, पहले 40,000 लेकर आओ, उसके बाद नो ड्यूज देंगे, तो ये इलेक्शन लड़ पाएंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे। पता लगे यहाँ से भी 40,000 रुपया रखा है, फिर 2-4 से बैंकों से पैसा उठा रखा है, और भी तरह से पैसा उठा रखा है, अब राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो पता लगे अभी तो इन्हीं का 40,000 रोक रखा है, और राष्ट्रपति बन गए तो भारत के संचित निधि लेके चले जाएंगे, ऐसे में इनको राष्ट्रपति बनाएंगे कैसे व्यक्ति? नहीं बनाएंगे। तो पागल ना हो और दिवालिया ना हो, फिर पता नहीं विजय माल्या बन के लेके चलते हैं, ऐसे पागल और दिवालिया व्यक्ति ना हो। अगर पागल और दिवालिया है तो उसको अपना राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेंगे, और उस व्यक्ति को यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है उसको लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, बनने के योग्य, लोकसभा का सदस्य होता नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन योग्यता कौन से रखता है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। कोई खास बात नहीं, कोई होती वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, मिनिमम 25 साल होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होगा कि नहीं होगा? तो बस लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है? हमारा राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए। ध्यान रखना है, अगर सदस्य है तो एलिजिबल नहीं है तो सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, लेकिन योग्यता रखता हो, योग्यता रखने में और होने में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लिया आप लोग ग्रेजुएट हो गए, एग्जाम्पल ले लिया आप लोग ग्रेजुएट हो गए तो आप सब लोग आईएएस बनने के योग्य हो गए, बात थोड़ी है, आईएएस बनने के योग्य हो गए, आराम से यूपीएससी का एग्जाम दो और फिर आराम से क्वालिफाई करो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? योग्य हो गए हैं, अभी वो नहीं है, ठीक है। जैसे पहले हम हैं, हमारे पास नेट का हमारे पास नेट क्वालिफाई है, ठीक है, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो गए, और पहले वाह हम तो नेट क्वालिफाई किया, हम तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बना हो, ऐसा थोड़ी होता है। योग्यता एक अलग चीज होती है, होना एक अलग चीज। तो वही यहाँ पर ये लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, लोकसभा का सदस्य ना हो, तो एक ही तरह के। और देखिए राष्ट्रपति पद की अगली योग्यता क्या होती है? सबसे मेन चीज इसकी न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? 35 वर्ष की होती है। 35 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो, अगर 35 से कम रह गई है तो नहीं लड़ सकता, 35 या इससे ऊपर है तो चुनाव लड़ सकता। हमारे सामान्यतः वैसे पैसा तभी जाके राष्ट्रपति बनते। हमारे युवा नेता कैसे होते? 58 साल के युवा नेता, ठीक है, 62 साल के युवा नेता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे युवा राष्ट्रपति है नहीं, अभी तक की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे युवा। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, राजनीति नेतृत्व है, राजनीति नेतृत्व हमारे इस तरीके से काफी हद तक कह सकते हैं हमारा वृद्ध तत्व है, इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वो जी हमारी अलग बढ़ जाती है। तो मिनिमम आयु का कितना रखा गया है? 35 वर्ष तक। इतनी चीजें आपको योग्यता के तौर पर डालनी है, फिर हम सारे आयु के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी आयु
एज हमारी अलग अलग से होती है, हर पदाधिकारी के लिए हर पदाधिकारी के लिए अलग अलग एज चाहिए होती है, तो वो कौन कौन सी एज हमको कहाँ पे चाहिए होती है। तो एक एज का कॉन्सेप्ट कितना होता है 18 वर्ष, 18 वर्ष के बाद 21 वर्ष, 21 वर्ष के बाद 25 वर्ष, 25 वर्ष के बाद 30 वर्ष, 30 वर्ष के बाद 35। इतने हमारे आयु के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 18, 21, 25, 30, 35, इसके अलावा आयु का कोई कॉन्सेप्ट और नहीं होता है। 18 वर्ष की बात करें, ये हमारी क्या है कि मतदान की आयु है, मतदान की आयु, मतलब वोट देने की उम्र में कितनी होती है 18 वर्ष। ध्यान रखना है, राजीव गांधी की सरकार से पहले वोट देने की मिनिमम आयु कितनी वर्ष थी 21 वर्ष थी। इस 21 वर्ष से घटाकर इसको कितना वर्ष कर दिया गया 18 वर्ष कर दिया गया। हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 18 वर्ष से पहले कितनी थी, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है, ये 61वां संविधान संशोधन है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई 18 वर्ष, जैसा 1989 में हुआ है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ है। और उस ये 61वां नंबर ध्यान रखना, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई है 18। ये एकदम वैसे पर्ची छोटा सा छोटी पर्ची बनानी है, लिखना है, पानी भरना है, पी जाना लेके जब दिक्कत हो जाती है बस पानी भर के पी जानी है। कौन सा संविधान संशोधन है 61वां संविधान। दूसरा क्वेश्चन है 21 वर्ष की आयु को कहाँ पे चाहिए होती है, स्थानीय निकाय के लिए, स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए। स्थानीय निकाय का चुनाव का मतलब है प्रधान बनना है, मेयर बनना है, चेयरमैन बनना है, वार्ड मेंबर बनना है या बीडीसी मेंबर बनना है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है, इन सब के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है 21। ठीक है, ये हमारे स्थानीय निकाय के लिए 21 वर्ष होगी। अगली कौन सी वाली आती है 25 वर्ष। 25 वर्ष की बात अगर करें तो 25 वर्ष की आयु कहाँ पे चाहिए होती है, लोकसभा एवं विधानसभा सदस्यता के, लोकसभा या विधानसभा का सदस्यता बन लेनी है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए 25 महीने की। लोकसभा का सांसद बनना है तो या एमएलए बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है 25 वर्ष की होगी। 30 वर्ष की अगर बात करें तो अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का सांसद बनना है तो 25 वर्ष या विधायक एमएलए वाला बनना है तो कितना 25 वर्ष। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है यानी कि राज्यसभा वाला सांसद बनना है या फिर विधान परिषद यानी कि एमएलसी बनना है, विधान परिषद की सदस्यता ये अगर लेनी है तो उसके लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए है 30 वर्ष। अगला कौन सा बचता है 35 वर्ष। 35 वर्ष से वो कहाँ नामित होते हैं 35 वर्ष की बात करें तो 35 वर्ष के लिए कौन सा पदाधिकारी होता है राष्ट्रपति, दूसरा कौन सा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा कौन सा होता है राज्यपाल। केंद्र में हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं। कुछ हमारे संघ राज्य क्षेत्र होते हैं जैसे कि दिल्ली, वहां पर राज्यपाल नहीं होता है, वहां पे कौन होता है उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी उपराज्यपाल। उपराज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है 35 वर्ष। कितने यहाँ आयु के कॉन्सेप्ट 18, 21, 25, 30, 35 डिस्ट्रिक्ट क्लास हो गया तो संपर्क नहीं हो गया वो तक नहीं बता के वो दिखता वो भी और क्लास अगर वो हम लोग लर्न करते हो क्लास कहीं नहीं आना या कोई एक से करना कोई आप लोग अपनी तरफ से सुझाव देना चाहें तो वो बताओ फिर चेक करें अगर किसी को कोई अगर किसी तरीके की पता है तो प्रॉब्लम चेक है। लेकिन आप लोग लर्न क्या करो पढ़ा कुछ यहाँ पे लोग पढ़ लेते हैं वहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत जरूरी चीजें है ये। कौन कौन सा रहना का
बोला था आपको कि स्क्रीनशॉट वहां पे नहीं भेजा पड़ता, तो सिस्टम ने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें 15 और 16 ऐसे करके कितने लोग थे, और यहाँ पे लोग बोले पड़े आप सबके सारे तो क्लास लेने की कोशिश क्या करो भाई, तो कोई दिक्कत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन क्लास लोगे कुछ ना कुछ सीखने को लगा। ऐसे देखो हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, हम हैं या हरियाणा सर का और भी ग्रुप है, जितना खून चूस पाओ चूस लो, ठीक है। सरकार आप लोगों के लिए पैसा खर्च कर रही है, नहीं कर रही, इतना पैसा खर्च करे काहे के लिए कर रही है, कहते खून चूस लो जितना, अगर झूठ बोलो उससे क्या नेगेटिव वाली बात है, कैसे नहीं बता, जितना जितना हम लोगों से ले पाओ उतना ले लो। ऐसे करके यहाँ पे से दिखा पाओ सारा का सारा जितना ले पाओ और जितना हम लोगों को काम का है काम का मिले लो, आगे तो हो जाए, वरना हम पता नहीं हमारा हो गया हम चले गए, इनका हो गया वो चले गए, तब थोड़ी कुछ मिलेगा। अभी जब तक है तब तक वो बड़े जितना ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में अपने हम कभी बताने से पहले सुने करते, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछने को बताने से सुने करते, पूछो तो हमें अगर कभी कहे कि हाँ ना हम ये ना बताएं तब बताओ, हाँ कई बार ऐसा होता है आपको कोई चीज पूछी उस समय में तुरंत ध्यान नहीं आ रही तो बाद में बता दें, लेकिन पूछोगे तभी तो कोई जानकारी मिलेगी। आप लोग कुछ करके ही बड़ी हुई देखो जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, इतना पैसा आप लोगों को दे रही है, वो चूज ले बड़ी बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये ना सोचो कि हमें नहीं देते कि जो है अरे थोड़ा सा पूछे बस थोड़ा देता, जितना ज्यादा देगा उनसे ले, ठीक है, उसका कुछ फायदा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्लास ऑनलाइन है, कहीं पे कोई चीज समझ ना आए या कोई आप लोगों का सुझाव हो कि ये चीज थोड़ी सी चेंज कर दो, उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, चाहे हम हो चाहे रहीम सर कोई भी हो, ठीक है। अगर आप लोग अपना कोई सुझाव आ रहा है कि ना इसको इस तरीके से चेंज कर दो, उसको पता हम लोग चेंज कर देंगे, लेकिन करो, ठीक है। क्लास लेने की कोशिश करो, क्लास ना छोड़ो, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही ना छोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत मिस करते हैं, कल और परसों 2 दिन तो बहुत ही संख्या कम रही, क्लास यहाँ के साथ किया करो। ये तो ना सोचते हो कि कौन सी चीज जा रही है, आज मानो तो जाए ना मानो तो ना जाए, ये नहीं सोचते हो। बहुत बहुत पहले की चीज है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और काम का प्लेटफॉर्म है। देखो ये हमारी हो गई योग्यताएं हो गई, योग्यता के बाद जो 58 में हमारी क्या हो गई योग्यता हो गई, 58 के बाद अगला आर्टिकल हमारा आता है 59, फिर 60 और फिर कौन सा 61, ये 3 आर्टिकल होते हैं। 59 में क्या बताई गई है, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें निर्धारित हैं, कोई खास बात नहीं है, भूल जाओगे काम कर जाएगा। 60 की अगर बात करें तो 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान किया गया कि कैसे करके कौन से राष्ट्र में राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करेगा। अब 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताएगी कि किस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को कैसे करके हटा सकते हैं। तो जो आर्टिकल आपको इतने ध्यान रखते हैं, सब आर्टिकल एक बार देख लें तो क्या है, तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 इतने आर्टिकल आते हैं। अब इतने आर्टिकल के ऊपर रिवाइज करो। देखो 52 में क्या कहा गया है कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बिना कार्यपालिका संघ के राष्ट्रपति नियुक्त होगी। 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल निर्वाचन पद्धति निर्वाचन। देखो ये 54 में क्या है निर्वाचन मंडल है, 55 में क्या है निर्वाचन पद्धति। तो पहले क्या था, पहले निर्वाचन मंडल है उसका निर्वाचन पद्धति। तो 54 में निर्वाचन क्या हो जाएगा, देखो 54 में निर्वाचन मंडल और 55 में क्या निर्वाचन पद्धति। 56 में क्या है कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता। 59 में शर्तें। 60 में शपथ। 61 में कितने आर्टिकल है, फिर से बोलो। 52 में राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्यपालिका संघ। 54 में निर्वाचन। 55 में निर्वाचन पद्धति। 56 में कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता। 59 में शर्तें। 60 में शपथ। 61 में कितने आर्टिकल है, इससे आपको राष्ट्रपति बल्कि क्या हो जाएगा। बाकी संख्या वाला पकड़ वाले आर्टिकल वो अलग है। बेसिक्स के आर्टिकल कितने हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का बेसिक है, बेसिक्स के कितने आर्टिकल हैं। अब देखो 59 में क्या कहा गया है, 59 में बताई गई है राष्ट्रपति पद की शर्तें। कोई खास चीजें आपको शर्तों पे ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी शर्तें आपकी हैं। लेकिन 60 की अगर बात करें तो 60 में क्या कहा गया है राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन
शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, व्यक्ति पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है? ठीक है, ये ध्यान में ये दूसरे सेक्शन में कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़े ये भी बड़े, तो सबसे बड़े कोई नहीं, बराबर पोजीशन रखेंगे। ठीक है, तो ये शपथ किसको दिलाते हैं? इनको। और ये शपथ किसको दिलाएंगे? ऐसे इस्तीफा के संबंध में ये इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यही पे एक और ध्यान दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, ठीक है, तब कौन शपथ दिलाएगा? एक बार यूपी और किसी स्टेट विषय में क्वेश्चन आता, ऐसा क्वेश्चन आता कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो सिस्टम वैसा ही है, जैसा केंद्र में होगा वैसे सिस्टम कहाँ होगा? राज्य में होगा। बस राष्ट्रपति की जगह कौन आ जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। वहाँ केंद्र के मुख्य न्यायाधीश की जगह राज्य का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। वहाँ पर प्रधानमंत्री की जगह कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री। सेम टू सेम वैसा सिस्टम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो राज्यपाल को कौन दिलाएगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऐसी चीज यहाँ पर पूछ सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जिसको ये व्यक्ति नॉमिनेट कर दे। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, अगर ये नहीं होगा तो इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो एक बार डेटा 61 में क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति का महाभियोग, कि कैसे करके राष्ट्रपति को हम लोग उसके पद से हटाएं। संसद में महाभियोग मानते हैं। पहले राष्ट्रपति पद के कुछ रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, या थोड़े बहुत नियम होने चाहिए? नियम होने चाहिए। तो नियम क्या होते हैं वो अभी देख लेते हैं। पहले 1.60 वाला संसद में कोई खास बात नहीं है, 60 लिखो। उसके अनुच्छेद 60 के अनुसार, एक बार लिखो, अनुच्छेद 60 के अनुसार अनुच्छेद 60 इसमें लिखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया राष्ट्रपति के बारे में कि किस तरीके से राष्ट्रपति को कौन कौन शपथ दिलाता है। इतनी चीजें आपको राष्ट्रपति जानने में महाभियोग बचा हुआ है, महाभियोग का अलग से देखेंगे। शर्तों में हमारी कोई खास बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति उठे और राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ने लगे और जीते ना जीते वो बात अलग, लेकिन ऐसे कॉलर उठा के कोई राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़के आए हैं। ठीक है, तो ऐसे अनसीरियस लोगों को क्या कर दिया जाए? राष्ट्रपति के चुनाव से कर दिया जाए बाहर। तो अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। पहला तो ये होता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं उठा बस चुनाव लड़ने चल दिया, उसके नाम के लिए 50 सदस्यों का प्रस्तावक और 50 सदस्यों का अनुमोदक होना चाहिए। मतलब कि कम से कम 50 लोग जो सांसद विधायक वोट देते हैं, 50 लोग हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कम से कम 50 लोग पहले कहें यहाँ तो कुमार का चुनाव लड़ना चाहिए, हम इनके नाम का प्रस्ताव करते हैं। ये भी आदमी नहीं करेगा, 50 लोग जरूर रहेंगे। ठीक है, फिर भी मान लिया चलो कैसे ना कैसे करके कर दिया। उसके बाद 50 सदस्य हमारे नाम का अनुमोदन करें, मतलब हाँ हम भी सहमत हैं ये चुनाव लड़ने। कितने हो जाएंगे? 100 लोग हो जाएंगे। 100 लोग मिले
कैसे तो नहीं मिलेंगे, एक आदमी मिल जाए वो भी तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हमारा मन तो बहुत बुरा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े, लेकिन एक बात क्यों सीरियस नहीं है ना, अनसीरियस लोगों को क्या कर दिया जाए, चुनाव से बाहर कर दिया जाए। उसके लिए कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य किसे होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। इसके अलावा एक शर्त और होती है, 15,000 रुपया की जमानत राशि जमा करनी है। 15,000 रुपया लेकिन 100 सदस्य कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो 15,000 रुपये की जमानत राशि होती है और 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। अगर टोटल जितने वोट पड़े उसके अगर कम से कम 1/6 वोट मिल गए, आप तो भी जाएंगे 1/6 में हाथ देंगे, लेकिन अगर कम से कम 1/6 वोट मिल गए तो 15,000 वापस आ जाएगा। अगर 1/6 भी ना मिले तो 15,000 रहेगा, ठीक है, जब्त हो जाएगा। इसको जमानत राशि जब्त होता है, ठीक है। तो ये होती है राष्ट्रपति पद की कुछ नियम, कार्य और शर्तें वगैरह। अब किस तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया हटाते हैं वो कर, ठीक है। कल राष्ट्रपति को हटाते हैं, कल महाभियोग चलाएंगे, कल